हाय एवरीवन, मैं मंजर और आप अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी जोन देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी कंपनी या फर्म के फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाने के बाद यानी 31 मार्च के बाद आपको अपने अकाउंट का फाइनलाइजेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अकाउंट को फाइनलाइज करने के लिए आपके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाया है। अगर उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, आप उसे अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो ऑलमोस्ट आप अपने अकाउंट को फाइनलाइज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग इनकम टैक्स लॉ 1 अप्रैल से 31 मार्च के अकाउंट को फाइनलाइज करने के बाद इसका हमें ITR फाइल करना पड़ता है। अकाउंट को फाइनलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट लेनी होगी और इस बैलेंस शीट के क्लोजिंग अमाउंट को इस साल में आपको ओपनिंग में ले लेना है। इस पर मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाई है, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2। आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम काम को कहां से शुरू करें। अकाउंट को फाइनलाइज करने के लिए हमें बैंक की डिटेल को लेनी होती है। जो बैंक का स्टेटमेंट में अमाउंट होता है मार्च के मंथ में, वही अमाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में भी होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं कि मार्च के मंथ में हम BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। मान लीजिए कि डेटर से आपको चेक मिलता है मार्च के मंथ के लास्ट डेज में, तो आप क्या करते हैं अपने बुक्स में उसकी एंट्री पास कर लेते हैं और उस चेक को बैंक में भेज देते हैं। जब हम बैंक का स्टेटमेंट को निकलवाते हैं तो उसमें ये एंट्री नहीं पाती, यानी बैंक क्या करता है इस एंट्री को मार्च मंथ के बजाय वो अप्रैल मंथ में अपने बुक्स में मेंटेन करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे बुक्स में और बैंक पासबुक में क्या होता है दोस्तों डिफरेंट हो जाता है बैलेंस का। तो इसको क्या करते हैं हम BRS से इस चीज को दूर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसे जरूर देख लें। इसके बाद हमें सन्डी क्रेडिटर्स और डेटर्स की लिस्ट को भी रिकंसाइल करना होता है। जिस तरीके से हम बैंक की डिटेल को रिकंसाइल करते हैं उसी तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों डेटर्स और क्रेडिटर्स की डिटेल की लिस्ट को भी रिकंसाइल करते हैं। दोस्तों जो डेटर की लिस्ट में पार्टी के अमाउंट हमारे यहाँ डेबिट बैलेंस होता है, वो सामने वाले पार्टी के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या वही बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे हम उसकी जांच करने के बाद एक एंट्री पास करने के बाद उसको मैनेज कर लेते हैं। इसी तरीके दोस्तों क्रेडिटर की लिस्ट में जो पार्टी के अमाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है वो सप्लायर के बुक्स में क्या वो डेबिट बैलेंस होता है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम उसको मिलान कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को क्या करता है कि कंफर्मेशन स्टेटमेंट इश्यू करता है। डेटर की लिस्ट में एक चीज और होती है कि मार्च के मंथ में हमें क्या होता है कि डेटर से एडवांस के रूप में हमें क्या होता है पैसा मिल जाता है, लेकिन मार्च के मंथ में हम उसको गुड्स की डिलीवरी नहीं दे पाते हैं। इस तरीके से हमारे डेटर की लिस्ट में उस पार्टी का बैलेंस क्या होता है दोस्तों क्रेडिट साइड में होता है। तो दोस्तों जब 31 मार्च को अकाउंट को फाइनलाइज करते हैं तो इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री 31 मार्च को हम लोग बना लेते हैं। तब इस काम को करने के लिए सबसे पहले टैली में आपको एक लेजर बनाना होगा, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, और इसका जो ग्रुप होगा वो करेंट लायबिलिटीज होगा। अब इसको 31 मार्च को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर सन्डी क्रेडिटर की लिस्ट में यानी हमने क्रेडिटर को एडवांस के रूप में पेमेंट किया है मार्च के मंथ में, तो इस तरीके से हमारे बुक्स में क्या होता है वो बैलेंस उस पार्टी के खाते में वो बैलेंस क्या होता है डेबिट होता है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि मार्च के मंथ में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं अपने बुक्स में। इसके लिए टैली में हम एक लेजर बनाते हैं यानी एडवांसेस टू कस्टमर, और इसका जो हम हेड रखते हैं ग्रुप रखते हैं उसको दोस्तों हम लोग करेंट एसेट्स में रखते हैं और 31 मार्च को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है GST, यानी जब हम मार्च के मंथ में गुड्स को परचेज करते हैं या मार्च के मंथ में जब हम गुड्स को सेल करते हैं, अगर हमारे सेल पर GST परचेज पर की GST से ज्यादा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि मार्च की GST का पेमेंट हमें अप्रैल में चालान के थ्रू करना पड़ता है।
लेकिन दोस्तों हम मार्च के मंथ में जब अकाउंट को फाइनलाइज करेंगे तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लेते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि आपको IGST का पेमेंट करना है, मार्च के मंथ के ट्रांजेक्शन का जो हमारा GST का पेमेंट करना है वो IGST हेड वाले को करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 31 मार्च को एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली में एक लेजर को क्रिएट करते हैं GST पेबल के नाम से, और उसका अंडर जो रखते हैं वो करेंट लायबिलिटीज को रखते हैं। अब देन क्या करते हैं, इसको 31 मार्च को एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, GST पेबल को हम क्रेडिट में ले लेते हैं और IGST को हम क्या करते हैं दोस्तों, डेबिट कर देते हैं। तो हमारा IGST का सेटअप हो जाता है GST पेबल के हेड वाले से। और अब हमको क्या करना है, जब अप्रैल के मंथ में हम GST का पेमेंट करेंगे तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो GST पेबल वाले को थ्रू चालान पेमेंट कर देंगे अप्रैल के मंथ में। इसका भी हम एडजस्टमेंट ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। दोस्तों हम बिजनेस जब करते हैं तो अपने फर्म में या कंपनी में एम्प्लॉइज को रखते हैं, और एम्प्लॉइज को हम क्या देते हैं दोस्तों, सैलरी देते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मार्च के मंथ में हम अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उस टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉय को हमने इस महीने में सैलरी का पेमेंट नहीं किया है। यानी इस अब मार्च वाले जो मंथ की सैलरी होगी इसको हम अप्रैल मंथ में करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जब 31 मार्च को आप अकाउंट को फाइनलाइज करेंगे तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लेते हैं। यानी जितने एम्प्लॉयज को हमें सैलरी देना होता है तो हम इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में अपने प्रॉफिट लॉस को उतने अमाउंट से यानी सैलरी को बढ़ा देते हैं। और जो अमाउंट हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक टैली में लेजर को बनाते हैं, और उसका जो अंडर रखते हैं वो करेंट लायबिलिटीज रखते हैं। और फिर 31 मार्च को एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लेते हैं। वो दोस्तों एंट्री कैसे होती है कि सैलरी को हम डेबिट करते हैं और आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करते हैं हम दोस्तों, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका एडजस्टमेंट हो जाता है। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है वो मार्च वाली सैलरी को हम लोग क्या करते हैं, उसका पेमेंट हम अप्रैल में कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल भी इसी तरीके से हमारी होती है, वो भी मार्च के मंथ की होती है, उसका पेमेंट हम अप्रैल के मंथ में करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करें, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल के नाम से एक टैली में हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, उसको करेंट लायबिलिटीज में रखते हैं। और एक इलेक्ट्रिक बिल के नाम से लेजर बनाते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। और 31 मार्च को एक एंट्री बना लेते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल को हम क्रेडिट में कर देते हैं। इसका भी एडजस्टमेंट दोस्तों कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडिट फीस की। यानी जो हमें करंट फाइनेंशियल ईयर होता है इसका जो ऑडिट फीस होती है हम वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑडिटर को पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए भी क्या करते हैं दोस्तों, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, ऑडिट फीस के नाम से एक लेजर बनाते हैं और उसको हम किस में रखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। इसके बाद हम प्रोविजन ऑडिट फीस के नाम से एक लेजर बनाते हैं, उसको करेंट लायबिलिटीज में रखते हैं। अब 31 मार्च को एक हम एंट्री अपने बुक्स में पास कर लेते हैं। वो एंट्री क्या होती है दोस्तों, ऑडिट फीस को हम डेबिट करते हैं तो ये प्रॉफिट लॉस में करेंट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्टमेंट इसका हो जाता है। और 2 में क्या रखते हैं, आउटस्टैंडिंग या प्रोविजनल ऑडिट फीस को हम क्रिएट कर देते हैं। और चूंकि इसका ग्रुप जो होता है वो अंडर होता है, वो करेंट लायबिलिटीज होता है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो प्रोविजनल ऑडिट फीस में वो शो करने लगती है। इस तरीके से इसका भी हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। दोस्तों हम बिजनेस में बाइक वगैरह कार रखते हैं, इसका हम इंश्योरेंस कराते हैं। मान लीजिए जो आपने इंश्योरेंस कराया था वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 जून तक के लिए आपने कराया था, तो अप्रैल मई और जो जून होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसका भी पैसा हम क्या करते हैं, करेंट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर देते हैं। अब इसका अमाउंट जितना भी दोस्तों एक्स्ट्रा होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, टैली में एक एडजस्टमेंट एंट्री 31 मार्च को हम जब अकाउंट को फाइनलाइज करते हैं तो बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर बनाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। देन हम एक क्या करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एक लेजर बनाते हैं और इसको करेंट एसेट्स में रखते हैं। अब इसकी एंट्री कैसे होती है 31 मार्च को दोस्तों, की प्रीपेड इंश्योरेंस को हम डेबिट कर देते हैं और इंश्योरेंस को हम क्रेडिट कर देते हैं जितना हमने एडवांस इस साल में दिया, यानी अगले साल का जो पेमेंट इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में जितना हमने एडवांस कर दिया उस तरीके से इसको अपने बुक्स में उतना इंश्योरेंस एक्सपेंसेस वाले हेड को कम कर लेते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डेप्रिसिएशन की। हमारे बिजनेस में बहुत सारी फिक्स एसेट्स होती है। मार्च के मंथ के एंडिंग पर जब हम मार्च के मंथ का अकाउंट फाइनलाइज करते हैं तो जितनी भी एसेट्स होती है इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग उस पर जितनी भी डेप्रिसिएशन की रेट होती है उस रेट से हम दोस्तों क्या करते हैं अपनी एसेट्स को कम कर देते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है उस पर आपका जो डेप्रिसिएशन वो 5% है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए टैली में एक लेजर बनाते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और उसका जो हेड रखते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ग्रुप जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद हम बिल्डिंग का एक लेजर बनाते हैं उसको हम फिक्स एसेट्स में रखते हैं। अब 31 मार्च को एक एसेट्स में एडजस्टमेंट एंट्री बना लेते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑन डेबिट टू बिल्डिंग, और इस तरीके से हम इसको बनाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके दोस्तों अलग अलग फर्म या कंपनी की अलग अलग सिचुएशन होती है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री और भी हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों